आपके सिविल मुकदमे के अंदर कोर्ट के पास अधिकार होता है कि आपकी प्लेंट को डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाए, डिसमिस कर दिया जाए। लेकिन अब सवाल यहां पे छोटा सा ये है कि क्या ये रूल जो है, कोर्ट के पास जो इतनी पावर है कि बिना सुने आपके प्लेंट के आधार पे आपके जो केस को पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्या ये सिचुएशन हर जगह पे एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है? तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन देने के लिए आया हूं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने रीसेंट 2026 के जजमेंट में क्लैरिफाई करा है। जजमेंट का पहले हम नाम देख लेते हैं। जजमेंट का नाम है एस वल्लभी एंड अदर्स वर्सेस एस रामनाथन एंड अनदर 2026। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये जजमेंट है। अगर आपको इस जजमेंट की 54 पेज का जजमेंट है, इसकी अगर कॉपी चाहिए होगी तो आप टेलीग्राम ग्रुप मेरा फॉलो कर लीजिएगा। 16 अप्रैल 2026 को ये डिसाइड करा गया है। अब जब एक सिविल मुकदमा कोर्ट के अंदर सिविल कोर्ट में दायर करा जाता है, तो सबसे पहले कोर्ट की ड्यूटी क्या होती है कि कोर्ट जो आपकी प्लेंट को, एक कागज जो आप कोर्ट में जमा करते हो, उसे प्लेंट बोले जाता है। और जो व्यक्ति ये कागज को जमा करता है, यानी कि प्लेंट को जमा करता है, उसे प्लेंटिफ बोले जाता है। तो कोर्ट सबसे पहले एक चीज चेक करता है कि क्या प्लेंट रिजेक्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो उसके भी रूल्स बना रखे हैं। वो रूल्स हमारे के मेंशन करे हुए हैं ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 के अंदर। तो ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 में 6 तरीके होते हैं, 6 ग्राउंड्स होते हैं जिसके आधार पे प्लेंट आपकी रिजेक्ट करी जा सकती है। पहला होता है कि अगर आप मुद्दे की बात प्लेंट के अंदर मेंशन करते ही नहीं हो, जिसको बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज अगर नहीं हुआ है। दूसरा, अगर जो है आपका मामला जितने रुपए का एक्चुअल में रियलिटी में है, आप उतना मामला डिस्क्लोज नहीं करते हो, कम वैल्यू डिस्क्लोज करते हो, अंडर वैल्यू अपने सूट को करते हो, तब जो आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है। तीसरा, अगर आपने सफिशिएंट स्टैम्प पेपर कोर्ट में जमा नहीं करे हैं तो आपका जो है प्लेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी। चौथा, कि अगर कोई अन्य कानून के अंदर या कोई कानून के अंदर यह बोला गया है कि पर्टिकुलर प्लेंटिफ जो है फला फला केस कोर्ट के अंदर दायर, सिविल कोर्ट में दायर नहीं कर सकता है, तो ऐसे केस में बार्ड बाय लॉ के आधार पे आपकी जो प्लेंट है वो रिजेक्ट करी जा सकती है। और पांचवा, अगर जो है आपने प्लेंट जो अपनी डुप्लीकेट में फाइल नहीं करी है, इस आधार पे आपकी प्लेंट जो है रिजेक्ट करी जा सकती है। छठा और आखिरी पॉइंट, कि अगर आपने रूल नंबर 9 का कंप्लायंस अगर नहीं करा होता है सीपीसी के अंदर, ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 9 का कंप्लायंस अगर नहीं करा होता है, तो आपकी प्लेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये 6 आधार होते हैं जिस आधार का इस्तेमाल करके कोर्ट आपके सिविल मुकदमे को, प्लेंट को ऑन द स्पॉट जैसे ही फाइल करा उसी टाइम रिजेक्ट कर देता है। अब यहां पे एक छोटा सा सवाल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि ठीक है भाई, ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 के तहत प्लेंट जो है रिजेक्ट करी जा सकती है, ठीक है। अब मैं अगर एक सिविल कोर्ट का जज साहब होऊंगा, तो अगर मेरे पास कोई प्लेंट आएगी तो ऑर्डर 7 रूल 11 के अंदर जो 6 ग्राउंड्स बता रखे हैं उसी को मैं बेस बनाते हुए रिजेक्ट कर दूंगा। लेकिन मैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मतलब क्या चीज चेक करूंगा जिससे कि मेरे दिमाग में ये क्लियर हो पाए कि हाँ, ऑर्डर 7 रूल 11 के 6 ग्राउंड्स में कहीं ना कहीं केस फिट बैठ रहा है, तो मेरे को प्लेंट रिजेक्ट करनी चाहिए। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत बार ये पहले भी बोल चुके हैं कि जज साहब केवल और केवल कागज को ही पढ़ेंगे, यानी कि केवल और केवल प्लेंट को ही पढ़ेंगे, और उसके साथ में अगर कोई डॉक्यूमेंट अटैच करा हुआ है केवल उसी को ही पढ़ेंगे। कोई एविडेंस पार्टी से नहीं मंगाएंगे, कोई डिफेंडेंट से ऑब्जेक्शन रेज नहीं करवाएंगे, कोई डिफेंडेंट से एविडेंस नहीं मंगाएंगे। ये बात क्लियर रूल है और ये बात बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है। अब इसी के साथ में एक छोटा सा प्रोविजन आता है ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी के अंदर। अब इसका मतलब क्या होता है, यहां पे बोला है कि भाई देखो, प्लेंटिफ जो व्यक्ति केस फाइल कर रहा होता है, सिविल केस फाइल कर रहा होता है, उसे प्लेंटिफ बोलते हैं। तो प्लेंटिफ, जब तुम कोर्ट के अंदर आ रहे हो तो एक साथ ही सारे के सारे अपने दुख दर्द लेकर आना। जो भी तुम्हें क्लेम मांगना है, जो भी तुम्हें नुकसान की भरपाई मांगनी है, वो एक ही बारी में एक ही केस फाइल करके आप आओगे। ऐसा नहीं है कि मेरे कोई 10 लाख रुपए लेके भाग गया है, अब मैं उससे रिकवर करवाना चाहता हूं, तो मैं कोर्ट के अंदर रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल करना चाहता हूं, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता 1-1 लाख रुपए के 10 सूट फाइल कर दिए उस डिफेंडेंट के खिलाफ कि 10 लाख रुपए तो मेरे को रिकवर चाहिए, चलो 1-1 लाख रुपए के 10 सूट फाइल कर। ऐसा नहीं कर सकता। मैं एक ही केस फाइल करूंगा 10 लाख रुपए का, 5-5 के 2 सूट फाइल नहीं कर सकता, 1-1 लाख के 10 सूट फाइल नहीं कर सकता, 2-2 लाख के 5 सूट फाइल नहीं कर सकता। नहीं, तो क्यों नहीं? क्योंकि मेरे को ऑर्डर 2 रूल 2 सीपीसी के अंदर एक अपना इसकी पैरवी करने के लिए खड़ा रहता है, जो बोलता है कि एक ही बार आना, एक ही बार अपने सारे दुख दर्द लेके आना, एक ही बार अपने सारे के सारे क्लेम फाइल करने के लिए आना। तो यहां पे एक छोटा सा सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस केस के अंदर आया था, एस वल्लभी एंड अदर्स वर्सेस एस रामनाथन एंड अनदर 2026 के अंदर। इसमें बोला गया कि भाई एक बात बताओ, अगर कोई केस जो है ऐसा है जिसके अंदर ऑर्डर 2 रूल 2 से बार्ड हो रहा है, डिसमिस हो रहा है, तो क्या कोर्ट जो है
वो इस ऑर्डर टू रूल 2 के ग्राउंड को इस्तेमाल करके ऑर्डर 7 रूल 11 के पॉइंट नंबर डी में क्या प्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं क्या? ये सवाल यहां पे खड़ा हो गया था कि अगर कोई केस ऑर्डर टू रूल 2 से बार्ड हो रहा है, बार्ड का मतलब डिसमिस हो रहा है, तो ऐसे केस में 7-11 पॉइंट नंबर डी जो बार्ड बाय लॉ का ग्राउंड होता है, कानून के अंदर जो पेश करा हुआ है, जो भी मैंने आपको बताया है, तो उस केस में ऑर्डर टू रूल 2 का इस्तेमाल करके प्लेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं कर सकते यार, ये कैसी बात है, ऐसे कैसे कर दोगे? और सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफिकेशन क्या दिया, 7-11 के अंदर अगर आपका केस फॉल कर रहा है तो उसके अंदर कोर्ट केवल और केवल प्लेंट को पढ़ता है और केवल उसके साथ में जो लगाए हुए डॉक्यूमेंट्स उनको पढ़ता है। इन दो चीजों को ही चेक करेगा कोर्ट और फिर डिसाइड करेगा 7-11 में डिसमिस होना चाहिए या नहीं। ऑर्डर टू रूल 2 में कोर्ट क्या करता है, पूरी की पूरी बारीकी से चेक करता है, सारे के सारे एविडेंसेस लेता है, ठीक है। ओल्ड कोई भी जजमेंट है या ओल्ड कोई भी केस है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मान लेते हैं मैंने 5 लाख रुपए के 2 सूट फाइल कर दिए, एक सूट मेरा 5 लाख का चल ही रहा है, मैंने सोचा कि डिफेंडेंट में 10 लाख रुपए लेके भाग गया, तो 5 लाख का मैंने एक सूट फाइल कर दिया। मैं सोचा चलो यार 10 लाख रुपए मेरे को रिकवर करने, 5 लाख का एक और सूट फाइल कर देता हूं। तो जो मैंने दूसरा सूट फाइल करा है ना, वो दूसरा सूट मेरा ऑर्डर टू रूल 2 के तहत बार्ड होगा। तो जो कोर्ट मेरा ऑर्डर टू रूल 2 के तहत वो दूसरा 5 लाख वाला जो सूट डिसमिस करेगा ना, तो ऐसे केस में कोर्ट पहले तो पूरे के पूरे एविडेंसेस चेक करेगा, उसके बाद में मैंने एक और 5 लाख का सूट डाला हुआ है, वो उसकी जजमेंट की कॉपी मंगाएगा, ओल्ड जो मैंने सूट फाइल करा है, तब जाके कोर्ट अपना मन बनाएगा कि हाँ जो आयुष ने दूसरा अपना 5 लाख का सूट फाइल करा है वो ऑर्डर टू रूल 2 के तहत बार्ड होता है। सिर्फ ये बात बोल देना कि अगर केवल ऑर्डर टू रूल 2 के अंदर मैं केस सॉल्व कर रहा है तो 7-11 के अंदर क्लॉज नंबर डी में मेरी प्लेंट ही रिजेक्ट कर दो, मेरी प्लेंट ही उड़ा दो, ऐसा नहीं चलेगा। तो ऑर्डर टू रूल 2 का डिसमिस करने का तौर तरीका अलग होता है, जिसमें पूरे एविडेंसेस लिए जाते हैं। ओल्ड कोर्ट का जजमेंट या ऑर्डर की कॉपी भी कोर्ट एनालाइज करता है बारीकी से, फिर डिसाइड करता है ऑर्डर टू रूल 2 के तहत मेरे को सूट डिसमिस करना है या नहीं करना। 7-11 के अंदर केवल और केवल प्लेंट की कॉपी पढ़ता है कोर्ट और डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है, दैट्स इट। फिर अपना मन बनाता है कि 7-11 में केस सॉल्व कर रहा है, उड़ानी है नहीं उड़ानी, सिंपल सी ये बात है। आप इस बात पे गौर जरूर करिएगा। और ये जजमेंट है ऑफिशियल, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं और कानून का कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएससी ट्रेडमार्क एग्जामिनर के अंदर भी सीपीसी आता है, जो लाइनअप है अभी उसकी एग्जाम की डेट्स अनाउंस नहीं हुई है, तो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। इस जजमेंट को अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा, लोगों को अवेयर जरूर करेगा। और हमारी एप्लीकेशन है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, एंड्रॉइड यूजर्स, आईफोन यूजर्स और लैपटॉप यूजर्स के जगह पे सब जगह अवेलेबल है। आप लोग अगर कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, भारतीय न्याय संहिता का, ठीक है, टीपीए का, फैमिली लॉ का, AIB 21 का बैच, सीपीसी अभी हमने नया स्टार्ट करा है, तो इसका भी अगर आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम। बहुत अच्छे डिस्काउंट्स के अंदर आपको सारे के सारे बैचेस अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।